उस रात के बाद से नवाब साहब की कोठी में रोज नई वारदातें होने लगीं। लगभग हर रात को कुएं से चिंगारी निकला करती थी और जानवरों की भयानक आवाजों से कोठी का चप्पा चप्पा गूंज उठता था। नवाब साहब के सौतेले भाई परवेज की हालत उस वक्त देखते ही बनती थी। जैसे ही जानवरों की आवाजें सुनाई देती, वह उछल कूद मचा देता। बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि वह भी उन चीखने वाले जानवरों में से एक है। तारिक का ख्याल था कि परवेज पर भी किसी बहुत बड़े जिन का साया है। कभी कभी तो वह यहाँ तक कह देता था कि खुद परवेज ही उन सारी मुसीबतों की जड़ है। लेकिन नवाब साहब उस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। हालांकि परवेज उनका सौतेला भाई था, लेकिन वे उसे बहुत मानते थे। वाकई उन्हीं का दिल गुर्दा था कि एक पागल आदमी की जरूरत का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। उन्होंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि वह जिस तरह चाहे जिंदगी बसर करे। उसके लिए 3 पहलवान नौकर रखे गए थे, जो उसे गोद में उठाए फिरा करते थे। वह शुरू से ऐसा न था, बल्कि आज से 8 साल पहले उसकी यह हालत हो गई थी। एक बार वह छत से गिर पड़ा। सिर में कुछ ऐसी चोट आई कि अच्छा हो जाने पर भी दिमागी संतुलन बरकरार न रह सका। अच्छे हो जाने के बाद काफी दिनों तक कुछ बोला ही नहीं, बस कभी कभी बच्चे की तरह सिर्फ गूं गां कर लिया करता था। जिस तरह बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, उसी तरह वह भी फिर से बोलना सीख रहा था। अब लगभग 8 साल गुजर जाने के बाद वह इस काबिल हुआ था कि टूटी फूटी जबान में तुतला तुतला कर दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। नवाब रशीद उस्मा ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक न हुई। पहले हादसे के बाद से ही दिन भर परवेज रात की बातें रटता रहता था। वह हर शख्स का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उन हादसों को दोहराता। दूसरी रात जब उसने कुएं से चिंगारियां निकलते देखी, उस वक्त उसकी वही हालत पैदा हुई जो किसी बच्चे की आतिशबाजी देखकर हुआ करती है, और फिर तो वह उन तमाशों के इंतजार में काफी रात गए तक जागता रहता था। उसके बारे में एक खास बात और थी, और वह यह कि वह तारिक और उसके नेवले से बुरी तरह नाराज रहता था। तारिक के सामने वह उसी तरह दम साध लेता था, जैसे कोई नटखट बच्चा किसी बहुत ही गुस्से वाले बूढ़े के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। उसके इस रवैये को बहुत ही ताज्जुब की नजर से देखा जाता था। सिर्फ इसी बात पर घर के बहुत से नौकरों का ख्याल था कि तारिक ही इन सब मुसीबतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके अपने ख्याल के मुताबिक पागल और दूध पीते बच्चों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और यह एक खुली हुई हकीकत थी कि उन हादसों का होना उसी दिन से शुरू हुआ था, जिस दिन से तारिक ने कोठी में कदम रखा था। वे तारिक को बहुत ही खराब किस्म का जादूगर समझने लगे थे, जिसके कब्जे में खराब रूहें थीं। वे सब के सब तारिक से बुरी तरह नाराज थे और उससे नफरत करने लगे थे, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी नफरत का इजहार नहीं कर पाता था, क्योंकि वह नवाब साहब का खास मेहमान था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक शब्द भी मुंह से निकालता। कोठी में होने वाले वाकयात के बारे में आसपास में काफी दूर तक फैल गई थी, और नवाब साहब का मेहमान भी लोगों के खास चर्चे में आ गया था। बहुत सारे लोगों ने नवाब साहब को राय दी कि वे फिलहाल कोठी छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी मजबूरी के चलते दूसरे लोग भी अभी तक जमे हुए थे, लेकिन दूसरों का समझाना ज्यादा दिनों तक कायम न रह सका। हुआ यह कि अचानक एक दिन अस्तबल में नवाब साहब का कीमती घोड़ा मुर्दा पाया गया। दूसरे दिन एक अच्छी नस्ल का कुत्ता, तीसरे दिन एक गाय मर गई, और फिर तो इसका सिलसिला शुरू हो गया। लगभग रोज किसी न किसी पालतू जानवर की लाश मिलती। इन हादसों के बाद कई नौकर चुपचाप वहां से खिसक गए। उन्हें शायद यह डर था कि कहीं जानवरों के बाद आदमियों का नंबर न आ जाए। हालांकि नवाब साहब अब तक नहीं यकीन कर सके, लेकिन अब उन्हें भी करीब करीब यकीन हो गया था कि यह जरूर कोई रूहानी मामला है। कुएं के अंदर पाई जाने वाली लाश के बारे में उन्होंने बाद में यह सोचकर तसल्ली कर ली थी कि शायद वह नजर का धोखा हो, लेकिन जानवरों की लगातार मौतें किसी तरह नजरअंदाज न की जा सकी। उसी दौरान बहुत सारे मौलवियों और साधु महात्माओं की खिदमत ली गई कि वे किसी तरह कोठी पर कब्जा कर लेने वाली खराब रूहों को भगाएं, लेकिन उनमें से कोई कामयाब न हो सका। तारिक अभी तक उनका मेहमान था। उसकी रहस्य भरी शख्सियत की बिना पर नवाब साहब को भी उस पर कुछ शक होने लगा था, लेकिन वे उससे कुछ कह न सकते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह चला जाए, जब तक कि नवाब साहब इन मुसीबतों से छुटकारा न हासिल कर लें। नवाब साहब ने 2-1 बार दबी जबान में यह कहा भी था कि सिर्फ उनकी वजह से तकलीफ न उठाए, लेकिन तारिक पर इसका कोई असर न हुआ। शुरू में गजाला का भी यही ख्याल था कि यह कोई रूहानी मामला है, लेकिन मौलवियों और साधुओं के थक हार जाने के बाद उसे यकीन हो गया था कि यह इंसानी साजिश के अलावा और कुछ नहीं।
उसने नवाब साहब से भी इसका जिक्र किया और बहुत देर तक अपने अंदाजे पर बहस करती रही, लेकिन नवाब साहब ने उसकी बातें हंसी में उड़ा दी। आखिर ये चीजें इंसानी साजिश का नतीजा कैसे हो सकती हैं? नवाब साहब बोले, ऐसे बहुत सारे वाकयात देखने में आए हैं जिन्हें बेकार समझा गया, लेकिन बाद में उनमें इंसानी हाथ नजर आया। वे और वाकयात होंगे। भला कोई इंसान दर और दीवार से जानवरों को आवाजें किस तरह पैदा कर सकता है? फिलहाल मैं इसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दावा है कि इसमें किसी आदमी का हाथ है। क्या तुम्हारा इशारा तारिक की तरफ है? नवाब साहब बोले, मेरा इशारा उसकी तरफ नहीं है। गजाला ने कहा, लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि वही इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार हो? हमें तो यह तक नहीं मालूम कि वह रहने वाला कहाँ का है, उसकी कमाई धमाई क्या है, और आप यह भी जानते हैं कि वह कई अजीबोगरीब हरकतें करता है। मैंने उसकी हिप्नोटिज्म वाली बात आपसे बताई थी। किसी के बारे में बेकार ख्याल रखना ठीक नहीं। नवाब साहब बोले, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। गजाला बोली, मुझे 100% यकीन है। नवाब साहब खामोश हो गए। मैं सोच रही हूँ कि इस मामले में फरीदी साहब की मदद ली जाए। नवाब साहब के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक रौनक आ गई, लेकिन फिर फौरन ही उस पर नाउम्मीदी की धूल की तहें चढ़ गईं। भला फरीदी इस मामले में क्या कर सकेगा? नवाब साहब ने कहा, बिला वजह उसे बुलाने से क्या फायदा? अगर वे कुछ न भी कर सके तो भी कम से कम कोई अच्छी राय ही दे सकेंगे। मगर वे आएंगे ही क्यों? आएंगे क्यों नहीं? मैंने सुना है कि आजकल वे और उनका असिस्टेंट 3 महीने की छुट्टी पर हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उनसे कहूंगी तो वे इनकार नहीं करेंगे। खैर, कोशिश करो, अगर आ जाए तो अच्छा ही है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वह इस मामले में कोई मदद न कर सकेगा। खैर, अगर कुछ न हो सका तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि अगर इसमें किसी आदमी का हाथ है तो वह कुछ दिनों के लिए अपनी हरकतें शायद छोड़ ही दे। आदमी का हाथ? नवाब साहब तंग आकर बोले, भला कोई आदमी दीवारों से जानवरों की आवाजें कैसे निकाल सकता है? और फिर यह कि आए दिन जानवरों की मौत की क्या वजह हो सकती है? कुछ भी हो, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि फरीदी साहब इस मामले में कुछ न कुछ रोशनी जरूर डालेंगे। नवाब साहब खामोश हो गए। अंधेरी रात अपने काले पंख फैलाए धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ तैर रही थी। लगभग 2 बज गए थे। आज भी पहले की तरह ही कुएं से चिंगारियां निकली थीं और जानवरों की आवाजें भी सुनाई दी थी, लेकिन कोठी के लोग कुछ इस तरह इन चीजों के आदी हो गए थे जैसे यह उनके लिए कोई अनोखी बात ही न हो। वैसे उनके दिलों को एक खटका लगा हुआ था कि देखे सुबह किसी जानवर की लाश से वास्ता पड़ता है या आदमी की लाश से। नवाब साहब गजाला के कमरे से उठकर अपने कमरे में चले गए। गजाला ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद न आई। आखिर वह थक हार कर खिड़की के करीब आकर बैठ गई। उसके कमरे में नीले रंग का बल्ब जल रहा था। कमरे की खामोश फिजा में नीले रंग की बोझिल रोशनी कुछ अजीब सी मामूल हो रही थी। गजाला जिस खिड़की के करीब बैठी थी उसका रुख बाग की तरफ था। वह बैठे बैठे अचानक चौंक पड़ी। एक अंधेरा आया धीरे धीरे कुएं की तरफ रेंग रहा था। गजाला का दिल धड़कने लगा। उसका दिन चाहा कि वह शोर मचाकर घर वालों को जगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। वह इंसानी साया कुएं के करीब जाकर रुक गया। उसने अपने कंधे से कोई चीज उतारी और कुएं की जगत के नजदीक जा पहुंचा। फिर वह पास में करीब उगे हुए पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। फिर उसने कोई चीज कुएं में फेंकी। अब वह कुएं में सिर लटकाए कुछ देख रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में वह कुछ देखने लगा। गजाला के मुंह से चीख निकल जाती, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। टॉर्च की रोशनी में उसे उस संदिग्ध आदमी के चेहरे की हल्की सी झलक दिखाई दी। यह तारिक के अलावा और कोई न था। वह शायद पेड़ की टहनियों से रस्सी बांधकर उसी के सहारे कुएं में उतरने जा रहा था। गजाला बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज बैठ गई हो और अब वह कभी न बोल सकेगी। तारिक कुएं में उतर गया। उसे तारिक की खौफनाक आंखें याद आ गईं और उस वक्त वह कितनी भयानक थी जब वह उसे हिप्नोटिज्म से सुलाने की कोशिश कर रहा था। गजाला की आंखें बोझिल होने लगीं। एक अजीब सी सनसनाहट उसे अपने सारे जिस्म में दौड़ती लग रही थी। जिस्म में हिलने की ताकत नहीं रह गई थी। वह वहीं कुर्सी से टेक लगकर गहरी नींद में सो गई। न जाने वह कब तक उसी हाल में सोती रही। अचानक शोर की आवाज सुनकर वह जाग उठी। सुबह हो गई थी, लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला था। पूरब में लाली छा गई थी। शोर की आवाज बाग की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की से देखा, कुएं के पास लोगों की भीड़ लगी ही है। गजाला झपट कर बाहर निकली। अभी वह कुछ ही कदम गई होगी कि उसने देखा 2 नौकर परवेज को उठाए हुए कोठी की तरफ ला रहे थे।
उनके पीछे नवाब साहब और तारिक थे। क्या हुआ? गजाला एकदम से बोल उठी। न जाने कब से कुएं के करीब बेहोश पड़ा था। नवाब साहब घबराहट में बोले। अचानक गजाला को रात की बातें याद आ गईं। उसने तारिक की तरफ देखा। वह कुछ कहने वाली थी कि तारिक ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाईं। गजाला कांप गई। तारिक से आंखें मिलते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसकी जबान पकड़ ली हो। उसके सारे जिस्म में थरथरी सी पैदा हो गई। उसकी बदलती हुई हालात का एहसास करीब करीब सबको हो गया। घबराओ नहीं, अभी यह होश में आ जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं। तारिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अचानक उसके जिस्म की थरथरी हट गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह एक पत्थर के बुत की तरह खामोश हो गई हो। हालांकि उसे अपने दिल की धड़कन पर भी शक होने लगा कि कहीं अचानक बंद तो नहीं हो गई। वह कंधा जिस पर तारिक ने हाथ रखा था बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। तारिक के कंधे पर उसका अजीबोगरीब नेवला बैठा अखरोट कुतर रहा था। परवेज को सोफे पर लिटा दिया गया। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वह होश में जरूर आ गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान बंद हो गई हो। फौरन ही एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ देर बाद वह बोलने के काबिल हो गया। परवेज मियां, नवाब साहब बोले, तुम कुएं के पास क्यों गए थे? तितली पकड़ने। परवेज तुतला कर बोला, उसके पल्लू में चांद सितारे टिनके थे। या अल्लाह, इसके हाल पर रहम कर। नवाब साहब रुआं से होकर बोले। मंगा दीजिए भाईजान, नीली तितली। परवेज बच्चों की तरह ठनक कर बोला। हाँ हाँ, मंगा देंगे। तारिक मुस्कुरा कर बोला, तुम चुपचाप लेटे रहो। तारिक की आवाज सुनकर परवेज ने नफरत से होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी आंखों में नफरत के बजाय खौफ झांक रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि वह रात का वाकया बयान कर दे, लेकिन हिम्मत न पड़ी। मालूम नहीं कि वह कौन सी ताक थी जो हर बार उसकी जबान रोक देती थी। अभी तक सब परवेज के सोफे के पास खड़े थे। मेरी दूध पीने की छींची। परवेज अचानक उठकर बैठते हुए बोला। अभी मंगवाए देता हूँ। नवाब साहब बोले। परवेज की दूध पीने की शीशी कुएं की जगत के करीब टूटी ही पड़ी थी। तुम किस वक्त वहाँ गए थे? तारिक ने परवेज से पूछा। जब काली बिल्ली पर ऊंट बैठा पानी पी रहा था, परवेज ने जवाब दिया। मालूम होता है रात इन्हें किसी खबीस ने घेर लिया था। तारिक कुछ सोचते हुए बोला। ए गजाला, इसे यहाँ से हटा दो। परवेज ने अपनी आंखें बंद करते हुए गजाला से कहा, नहीं तो यह माल डालेगा। गजाला के रहे सहे शक भी परवेज के इस जुमले पर साफ हो गए और उसे यकीन हो गया कि इन शैतानी हरकतों में तारिक का हाथ है, जिस तरह वह अनजाने में उसके खिलाफ कह नहीं सकती। इसी तरह शायद परवेज भी डरता है। उसी दिन शाम को गजाला कुछ ऐसे इंतजाम में लग गई जैसे उसे सफर करना है। नवाब साहब के पूछने पर उसने बताया कि वह अपने मामू के यहाँ शहर जा रही है। नवाब साहब ने इत्मीनान की सांस ली। वे पहले से ही चाहते थे कि वह कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए। उन्होंने उससे कहा भी था, लेकिन वह उस पर तैयार नहीं थी। गजाला शाम के 7 बजे की गाड़ी से शहर रवाना हो गई।